नमस्कार मित्रों, 1 जून 2025 को यूक्रेन के द्वारा रूसी हवाई ठिकानों पर 117 से अधिक ड्रोन से हमला किया जाता है और नाम दिया जाता है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। हमले में लगभग 20 से अधिक एयर जेट को टारगेट किया जाता है, जिसमें 10 से अधिक एयर जेट को पूरी तरीके से तबाह करने का दावा किया जाता है। जवाब में 29 जून 2025 को रूस के द्वारा भी यूक्रेन के ऊपर 477 से अधिक ड्रोन और 60 से अधिक मिसाइलों से अटैक किया जाता है। पिछले हफ्तों में लगभग 1000 से अधिक ड्रोन और 100 से अधिक मिसाइलों से यूक्रेन के ऊपर रूस के द्वारा हमला किया जा चुका है। 24 फरवरी 2022 से प्रारंभ इस युद्ध ने पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रूस और यूक्रेन का युद्ध कब बंद होगा, आखिर दोनों कब शांत होंगे। क्यों रूस और यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? आखिर क्यों रूस बार बार यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है? आखिर वह यूक्रेन से चाहता क्या है? चलिए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब रूस यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। उस समय रूस को रूस नहीं बल्कि यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ की स्थापना 1922 में होती है। यह विश्व के 15 छोटे छोटे देशों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा देश बनता है। यूक्रेन भी इसमें 1922 में शामिल होता है, लेकिन 1991 में अलग हो जाता है। 1991 में रूस का विभाजन होता है और इनमें छोटे छोटे देश उभर कर सामने आते, उसमें से यूक्रेन भी एक था। दोस्तों, यूक्रेन का रूस से अलग होना रूस के लिए बड़ा ही दर्दनाक हादसा था। हालांकि यूक्रेन रूस से अलग हो गया था, लेकिन अभी तक यूक्रेन रूस के हिसाब से ही चला करता था। व्लादिमीर पुतिन हमेशा से कहते रहे कि रूस और यूक्रेन अलग नहीं है, वे एक ही इतिहास और एक ही संस्कृति साझा करते हैं। बात करें यूक्रेन की दोस्तों, तो यूक्रेन में 30% लोग रूसी हैं। वे रूसी बोलते हैं और रशियन संस्कृति को मानते हैं। वे रूस का समर्थन करते हैं। पूर्वी यूक्रेन का अधिकांश हिस्सा रूस का समर्थक है। पश्चिमी यूक्रेन की तरफ यूक्रेनियन मूल आबादी दिखाई देती है। 2014 से पहले रूस और यूक्रेन में बहुत ही अच्छे संबंध थे, क्योंकि यूक्रेन की जो सरकार थी वो एक प्रकार से रूस की कठपुतली थी। रूस के हिसाब से ही चला करती थी, सारी नीतियां रूस के हिसाब से ही बना करती थी। दोनों के बीच इतने अच्छे रिश्ते थे कि यूक्रेन ने 1996 में एनपीटी अर्थात परमाणु अप्रसार संधि के तहत अपने सभी 200 परमाणु बम रूस को वापस कर दिए थे। अगर वह बम अभी वर्तमान में यूक्रेन के पास होता तो अभी युद्ध का नजारा ही कुछ और होता, क्योंकि परमाणु संपन्न देश पर कोई हमला नहीं करता है। तो 2014 के बाद ऐसी क्या बात हुई कि यूक्रेन रूस के हिसाब से चलना बंद कर दिया? दरअसल यूक्रेन में 2 समूह है। पहला समूह जो रूसी बोलता है और प्रो रशियन है, और दूसरा समूह वह है जो मूलतः यूक्रेनी है और यूरोपीय सरकार का समर्थन करती है। 2010 से 2014 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर थे और जो पूरी तरह से रूस के समर्थक थे। जब उसे यूरोपीय यूनियन में बुलाया गया और यूरोपीय यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बोला गया, तब भी उन्होंने साइन नहीं किया था। उस समय वो यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन यूक्रेनी जनता यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहती थी, जिसका प्रभाव यह होता है दोस्तों कि यूक्रेन की जनता उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देती है। यह विरोध नवंबर 2013 से फरवरी 2014 तक चलता है। यह विरोध इतना ज्यादा था दोस्तों कि राष्ट्रपति विक्टर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और रूस का शरण लेना पड़ता है। इस घटना के बाद आने वाले जितने भी प्रेसिडेंट थे, उन लोगों को पूरी तरीके से पता चल गया था कि अगर हम रूस के हिसाब से चलेंगे तो हमें यहाँ सत्ता काबिज करना बड़ा मुश्किल है। अब सवाल यही था दोस्तों कि क्या वह रूस की छाया में रहे या यूरोपीय देशों के साथ अपने को जोड़ना प्रारंभ कर दे। राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि बहुमत क्या चाहती है, और 2014 में जब नई सरकार आती है तो वह यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए हामी भर देती है, और ये बात रूस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। रूस जो यूरोप में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है, पूरे यूरोप में 30% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रूस के द्वारा ही किया जाता है। इन प्राकृतिक गैस को एक पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जाता है, और जिस देश से भी होकर यह पाइपलाइन गुजरती है उन्हें कुछ किराया देना पड़ता है, और ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर यूरोप जाता है, जिसके कारण यूक्रेन को रूस के द्वारा किराया देना पड़ता है। 2013 तक यूक्रेन रूस के हिसाब से चलता था, लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार बदलती है, यूक्रेन रूस पर किराया बढ़ा देता है। यूक्रेन किराया बढ़ाकर 33 अरब डॉलर की किराए की मांग करता है। हालांकि रूस इसमें राजी हो जाता है, देने को तैयार हो जाता है।
इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात, अब यहाँ यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहता है। यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन में शामिल होना मतलब रूस के बॉर्डर में यूरोपीय देशों का आना। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है दोस्तों, जब यूक्रेन के द्वारा 2017 में यह बोला जाता है कि वह नेटो में भी शामिल होना चाहता है। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। जब प्रारंभ में इसकी स्थापना हुई थी तो केवल 11 देश थे, लेकिन वर्तमान में अभी 32 देश नेटो के सदस्य हैं। इसमें कई शक्तिशाली देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे कई खतरनाक देश शामिल हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य रूस को ही काउंटर करना है। इसका आर्टिकल 5 ये कहता है दोस्तों कि नेटो के सदस्य एक दूसरे पर हमला करे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेटो के किसी एक देश के ऊपर कोई दूसरा देश हमला करता है तो पूरे 32 देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। इसी आर्टिकल 5 के कारण रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाए, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बनता है मतलब पूरे 32 देश मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। सभी जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने मिलकर नेटो की स्थापना मूलतः रूस को ही काउंटर करने के लिए किया गया है, ताकि यूएसएसआर छोटे छोटे देशों पर कब्जा न कर सके। जब तक नेटो पश्चिमी यूरोप में देशों की संख्या बढ़ा रहे थे तब तक रूस चुप था। लेकिन रूस को परेशानी तब से होने लगी है दोस्तों जब से पूर्वी यूरोप में भी नेटो अपना सदस्य बनाते जा रहा है। पहली बात यह है दोस्तों कि जो रूस विरोधी देश हैं वे सभी मिलकर अपने सदस्य संख्याओं को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका की सेना और मिसाइलें रूस के सीमा पर पहुंच रही हैं। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है तो अमेरिका रूस पर 1 से 2 मिनट में कभी भी हमला कर सकता है। अब सवाल यही है दोस्तों कि रूस की सीमा के पास जितने भी देश हैं अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर नेटो का सदस्य बनाते जा रहे हैं, भले ही वो देश नेटो की गाइडलाइन का पालन करता हो या ना करता हो। जैसे यूक्रेन नाटो के सदस्य के लिए योग्य नहीं है। नाटो की गाइडलाइन यह कहती है कोई देश तभी शामिल हो सकता है जब उसमें कोई बॉर्डर की समस्या न हो, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन बॉर्डर की समस्या है। फिर भी यूक्रेन को नेटो अपना सदस्य बनाना चाहता है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि रूस ने मैक्सिको, क्यूबा और कनाडा के साथ संधि हस्ताक्षर किए हैं, तो क्या अगर वो अमेरिका की सीमा के पास जाकर सैन्य अड्डा बनाना प्रारंभ कर दे तो क्या अमेरिका को यह बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यही बात रूस ने कही है दोस्तों कि आप लोग आक्रामकता दिखा रहे हैं, जो हमारे मित्र देश हैं उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, नाटो के बहाने हमारे सीमा पर मिसाइलें और सेना को तैनात करते जा रहे हैं। यूक्रेन को हथियार देकर आप अपना कौन सा उद्देश्य पूरा कर रहे हैं? अमेरिका ने यूरोप में बहुत सारे परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। सीधी सी बात है दोस्तों, रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाए, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बनता है मतलब यूक्रेन में आसानी से नेटो की सेना आ सकती है जो रूस के बिल्कुल बॉर्डर पे है। यूक्रेन नाटो का सदस्य इसलिए बनना चाहता है ताकि वो सुरक्षित रहे, और इधर नेटो भी अपना सदस्य बढ़ाना चाहता है ताकि रूस के ऊपर काउंटर किया जा सके। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है आर्टिकल 5 के तहत नेटो पूरे यूक्रेन की बॉर्डर को अपने लिए उपयोग कर सकती है। इसी का जवाब देने के लिए रूस के द्वारा 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया जाता है, फिर जनमत संग्रह कराया जाता है और वोटिंग कराई जाती है। क्रीमिया के लोगों का समर्थन रूस के साथ था, इसलिए जनमत का संग्रह रूस के पक्ष में आया और क्रीमिया रूस में शामिल हो गया। यूक्रेन के और 2 शहर लोहांस्क और दोनेत्स्क में भी यही किया जाता है, दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाता है। लोहांस्क और दोनेत्स्क में पहले से अलगाव आंदोलन चल रहा था। ये दोनों क्षेत्र रूस के हिसाब से पहले से ही संचालित होते थे, क्योंकि यहाँ रूस के समर्थक ज्यादा थे। रूस ने बड़ी चालाकी के साथ लोहांस्क और दोनेत्स्क को भी एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी और अपने देश की सुरक्षा के लिए सैन्य सहायता की मांग कराई गई। अब यहाँ पर रूस के द्वारा सेना भेजा जाता है और बोला जाता है कि ये शांति सेना है, केवल ये लोहांस्क और दोनेत्स्क की सुरक्षा के लिए रखा गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? दोस्तों, यूएनओ का आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि कोई देश किसी के भी ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन अगर देश का कोई छोटा सा राज्य उससे अलग होना चाहता है, अगर वह देश उस पर अत्याचार कर रहा है तो वह स्वतंत्र हो सकता है और अपने पड़ोसी देशों से सैन्य सहायता ले सकता है और पड़ोसी देश उसकी मदद भी कर सकता है। यही आर्टिकल 7 के कारण ही रूस के द्वारा लोहांस्क और दोनेत्स्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और सैन्य सहायता की मांग कर दी गई और रूस अपने पूरे सैन्य को वहां पर लेकर खड़ा कर दिया। और ऐसा नहीं कि रूस पहली बार कर रहा है, ऐसा अमेरिका कर चुका है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, माली हो, सीरिया, लीबिया, मिस्र, वियतनाम और कोरिया में भी यही आर्टिकल 7 का आड़ लेकर अमेरिका ने क्या किया है आप लोग सभी जानते हैं। अब यहाँ पर रूस ने वही किया है।
21 फरवरी को रूस के द्वारा यूक्रेन के दो देश लुहांस्क और दोनेत्स्क को दो स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी जाती है और 23 तारीख को उन दोनों देशों के द्वारा सैन्य सहायता की मांग की जाती है और 24 फरवरी को रूस अपनी सैन्य सहायता वहां पर भेज देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 7 के तहत ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, इस कारण अमेरिका भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मतलब नेटो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सक रहे। और अगर इस हिसाब से देखें तो हम भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। कैसे? बलूचिस्तान के लोग अगर हमें लिख कर दे दे तो हम उनको अपनी सहायता के लिए जा सकते हैं और आसानी से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देकर पाकिस्तान पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। अब 14 फरवरी 2022 को रूस के द्वारा अपनी कुछ मांगे रखी जाती है और अगर इस मांगों को पूरा कर लिया जाता है तो रूस यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा। पहली मांग यह थी दोस्तों कि नेटो के द्वारा पूर्वी यूरोप में की जा रही सैन्य गतिविधियों को बंद किया जाए और पोलैंड और बाल्टिक देशों से नेटो के सेनाओं को हटाया जाए। और दूसरी मांग यह थी कि लिख कर दिया जाए कि यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। और तीसरी मांग यह थी दोस्तों कि अमेरिका की जो परमाणु मिसाइलें यूरोप में हैं उन परमाणु मिसाइलों को वहां से हटाया जाए। अब यहाँ पर सब रूस को ही जिम्मेदार मान रहे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर यूएस को भी पूछना चाहिए। यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए यूएस भी उतना ही जिम्मेदार है और इन दोनों देशों को दुश्मनी के कारण लाखों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। रोज मिसाइलें, रोज ड्रोन के हमले से इधर यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, उधर रूस के लोग मर रहे हैं। इधर रूस का कहना है कि हम यूक्रेन को कब्जा नहीं कर रहे हैं, केवल हम विसैन्यीकरण कर रहे हैं। जब तक वो लिखित में नहीं देता कि वो नेटो का सदस्य नहीं बनेगा हम हमला नहीं करेंगे। हम हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा कुछ समय के लिए लगा था कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद चाहता है कि यह युद्ध और बढ़े। यूरोपीय यूनियन भी पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने यहाँ तक भी कर दिया है कि हमारी सेनाएं तो युद्ध के लिए तैयार ही है। मित्रों, यह बात तो स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में रूस यूक्रेन को छोड़ने वाला नहीं। अब यहाँ पर यूक्रेन को भी समझना चाहिए दोस्तों कि नेटो में शामिल होने से यूक्रेन को क्या मिलेगा। इसमें केवल नुकसान यूक्रेन का है। 3 साल के इस जंग में कितने सैनिक मारे गए हैं यह भी एक विवादास्पद प्रश्न है दोस्तों। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर रूस और यूक्रेन दोनों देशों से मिलाकर 10 लाख लोग मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। तो सोचने वाली बात है ये दोस्तों, क्या यहाँ पर काम आया नेटो कि अमेरिका? यहाँ यूक्रेन को समझना चाहिए दोस्तों कि बहुत जीत पाने से कुछ नहीं मिलने वाला। जियोपॉलिटिक्स ये कहता है दोस्तों कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, और यूक्रेन का पड़ोसी रूस है न कि अमेरिका। यूक्रेन को यहाँ पर अपनी हर धर्मिता छोड़ना चाहिए। यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गया यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन नेटो का सदस्य बनना कभी भी किसी भी स्थिति में रूस इसको नहीं मानेगा। अब यहाँ यूक्रेन की क्या गलती है इसे यूक्रेन को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से रूस और यूक्रेन के बीच संबंध बहुत बढ़िया से चल रहा था। अमेरिका और यूरोपीय देशों के चक्कर में आकर यूक्रेन में कितने लोगों की मौत हुई। देशों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। यह युद्ध खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों बाद फिर शांति समझौता हो जाएगा, दोनों के बीच सीज फायर हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों के परिवार के सदस्य गए हैं वो कभी आने वाले नहीं है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हर देश को युद्ध से बचना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।